क्लास 12th फिजिक्स में आज हम साइक्लोट्रॉन की स्टडी करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन की स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति किस प्रकार होती है वह समझें। तो यहाँ पे देखिए फिगर में राइट हैंड साइड स्क्रीन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो की गई है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर पे लंबवत पेपर के अंदर की ओर है। तो क्रॉस आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और ओ पॉइंट से सपोज ये एंटर करता है और फिर ओ पी ओ ये जो पाथ है इस पाथ में इस तरह से फॉलो करता है ये। तो इस पे जो बल होगा वो आप जानते हैं बल क्या होगा। बल की मात्रा होगी F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आप F इजिकल टू क्यू वी बी या बी क्यू वी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो फोर्स वर्क करेगा सेंटर की ओर। और जो सेंटर की ओर फोर्स वर्क करता है ये विकेंद्र बल के बराबर होता है। इसे आप देख के समझ सकते हैं। F इजिकल टू वही बी क्यू वी इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या अभिकेंद्र बल को शो कर रहा है। तो इसकी सहायता से आप यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकते हैं कि जो वृत्तीय पाथ अपनाएगा चार्ज उसकी त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या किस मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे, आवेश की मात्रा पर और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। तो अगर यहाँ पे हम सिंस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसके बेस पे जो एम वी है उसकी जगह पे हम अंडर टू एम की यूज़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम वी इजिकल टू अंडर टू एम के, और ये एम वी की वैल्यू हम ये जो ऊपर आर इजिकल टू एम वी अपॉन क्यू बी है यहाँ पे एम वी की वैल्यू यूज़ कर लेते हो, हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है आर इजिकल टू अंडर टू एम के अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, तो मास हो गया, के काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पार्टिकल की, क्यू आवेश हो गया और बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको और फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको पोटेंशियल पता है कि आपने कितना विभवांतर अप्लाई कर रखा है तो भी काइनेटिक एनर्जी के इजिकल टू क्यू वी हो जाएगी। तो उस तरीके से फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, एक ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया, तीसरा फॉर्मूला ये, तीन फॉर्मूले बन गए आपके सामने उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालने के जिसमें वह आवेश गति करेगा। क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश घुसता है तो उस पर फोर्स सेंटर की ओर वर्क करने लगता है और पाथ कैसे हो जाता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है। तो ये एक मेन बात है ध्यान रखने वाली कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, वृत्तिकार हो जाता है। तो यही आपको जो साइक्लोट्रॉन हम पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। और जब वो पाथ पे घूम रहा होगा जब आवेश, तो उसका हम जो घूमेगा तो एक निश्चित समय लेगा। वो जो समय होगा उस समय को हम समय अंतराल निकाल सकते हैं टी इजिकल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उस तरीके से हम ये फॉर्मूले से हम समय या परिक्रमण काल निकाल सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वृत्तीय पथ पे घूमते हुए आवेश के लिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन अवशेष कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने की एक युक्ति है, डिवाइस है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आवेशित कण है या आयन है उनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं हाई एनर्जी के लिए, उनकी गति बढ़ा सकते हैं। तो जिससे उनका डिफरेंट यूजेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है उनका, लैब पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और भी कई यूजेस होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। तो मेन आपका होता है रिसर्च में। तो इसका सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन का प्रचालन इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण काल का समय आयन की चाल अथवा कक्ष की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो भी हमने डिस्कस किया है उसी सिद्धांत पर ये डिपेंड करता है। तो इसकी रचना देख लीजिए, रचना क्या होती है, इसमें दो D1 D2 दो डीज होती हैं और ये डी जैसे दिखाई देते हैं। अभी हमको डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें यहाँ पर दो डीज नजर आएंगी, एक पहला डी इस हाफ में इधर है और एक डी ये है। इनको बोलते हैं डीज, इनके नाम रख देते हैं D1 एंड D2, जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं D1 एंड D2। अब इसमें जो चीज़ें और जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनको एक बार आप देख लेते हैं। तो ये डीज एक दूसरे के निकट बहुत ही कम अंतराल पर व्यवस्थित की जाती हैं। धनायनों का स्रोत डीज के मध्य रिक्त स्थान में रखा जाता है। जो सोर्स होता है वो यहाँ पर होता है बिल्कुल मध्य में, पी पॉइंट जो मेंशन किया गया है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है और उसी को एक्सलेट किया जाता है। तो डीज पर एक रेडियो आवृत्ति दोलक के द्वारा उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। ये एक ऑसिलेटर लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है ऑसिलेटर इससे हाई फ्रिक्वेंसी का। इस उपकरण को एक प्रबल विद्युत चुम्बकीय के ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है इस डीज को। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है, वेदर इट विल बी इनसाइड द पेपर और मतलब पेपर से ऊपर की ओर लंबवत ऊपर की बाहर की ओर होंगी या फिर अंदर की ओर होंगी।
उसके बाद पूरे उपकरण को एक निश्चित निर्वात बॉक्स से ढक दिया जाता है। आपको क्या होता है, इसको बॉक्स में रख देते हैं और पूरे बॉक्स में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं पंप के थ्रू। इसके बाद इसमें कार्यविधि दी गई है, डीज के मध्य रिक्त स्थान पी से उत्पन्न वही धन आयन निकाला जाएगा। एक धन आयन वहाँ से निकलता है, उस डी की ओर आकर्षित होता है, उस पर जिस पर ऋण विभव होगा। मतलब इन डी वन और डी2 जो दो डीज है, इस पे जो विभव होता है वो धन आयन एक पे होता है, एक पे ऋण आयन होता है, तो बदलता रहता है लगातार ऑसिलेटर की हेल्प से। तो क्या होता है, जब आपका धन आयन निकलेगा तो जिस डी पे ऋणात्मक विभव होगा, तो वो सोर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, तो वो उस तरफ मूव करेगा तेजी से। लेकिन सिंस ये ऑसिलेटर से कनेक्ट है, तो लगातार जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है ना, अपना पोलरिटी चेंज करते रहेंगे। एक डी1 जो पॉजिटिव था, फिर वो थोड़ी देर में नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितनी देर में वो मूव करके डी1 की ओर पहुंचेगा इधर, फिर वो डी2 की ओर अगर पॉजिटिव हो गया तो वो उस साइड मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तेज़ी से घूमने लग जाएगा और ये अपना पाथ धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रतिवर्ती धारा वोल्टा की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जितने समय में आयन अपना आधा परिक्रमण पूरा करता है, उतने ही समय में डी की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। इससे आयन पुनः त्वरित होता है और तथा अधिक वेग से अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। आयन डीज के बीच बारंबार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डीज के बराबर की त्रिज्या पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते। देखिए धीरे धीरे ये जो घूमते घूमते क्या हो जाएगा, अपनी जो रेडियस है वो बढ़ाता जाएगा और ये तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक वो लगभग डीज की रेडियस के बराबर ना हो जाए। जब वो डीज की लगभग रेडियस के बराबर हो जाता है, तब उसे वहाँ से निकाल लिया जाता है। यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है जिसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्गम झिर्री और उसके साथ लिखा हुआ है विक्षेप पट्टिका। ये जो सेक्शन यहाँ मेंशन किया गया हुआ, और ये सेक्शन है जहाँ से वो आपका आवेशित कण बाहर निकल के आ रहा है। विक्षेप पट्टिका क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट जो उसे डिफ्लेक्ट कर देती है बाहर की ओर। और निर्गम झिर्री मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जिससे वैक्यूम बना रहता है लेकिन पार्टिकल बाहर आ जाता है और ये आवेशित कण उससे फिर बाहर निकाला जाता है। उसे जिस पॉइंट पर आपको शूट करना होता है उसी डायरेक्शन की ओर से भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था और चार्ज जो धनायन था उसका चार्ज आपको पता है, तो उसके फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो वृत्तिकार पथ होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो उसके माध्यम से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसका उसी फॉर्मूले को यूज़ करते करते हम टाइम भी निकाल लेंगे कि कितने टाइम में वो कवर कर लेगा। तो एक बार आपको टाइम आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ फ्रीक्वेंसी होती है आवर्तकाल का उल्टा, तो एफ इजिकल टू 1/t होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये वही फॉर्मूले जो अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे। अच्छा, साइक्लोट्रॉन से त्वरित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, ये देख लीजिए। आर इजिकल टू एम वी मैक्स अपॉन क्यू बी। एम की वैल्यू तो फिक्स है जो आपका कण है, वी मैक्सिमम कितना गेन कर सकता है, तो वी मैक्सिमम इजिकल टू हो जाएगा क्यू बी कैपिटल आर अपॉन एम। आर क्या होगा, आपके डी की रेडियस होगी, मैक्सिमम रेडियस उतनी गेन कर सकता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो उन वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं तो आपके कण की अधिकतम ऊर्जा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके बाद होता है साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं होती हैं कि एक लिमिटेशन है कि उस लिमिटेशन तक वो वर्क कर सकता है, उसके आगे वो वर्क नहीं कर सकता। तो पहली लिमिटेशन है, साइक्लोट्रॉन से निकलने वाले आयन की गतिज ऊर्जा सीमित होती है। इसका कारण है कि वेग बढ़ने पर कण के द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है। ये फॉर्मूला है जो आपके द्रव्यमान और गति के बीच में संबंध बताता है कि अगर आप गति बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप गति नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिटेशन है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया सकता। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इनका वेग शीघ्र ही इतना अधिक हो जाता है कि इनकी परिक्रमण आवृत्ति प्रति अवयव की आवृत्ति से कम हो जाती है, क्योंकि बहुत लाइट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन है कि इनको एक्सलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो ये है साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन, और साइक्लोट्रॉन का हमने यहाँ पे डायग्राम पढ़ा, साइक्लोट्रॉन की क्या विशेषता होती है, सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आप उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।